हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे हैं और सभी लोगों की पढ़ाई सही चल रही होगी। जो भी प्रश्न पत्र अभी तक हमने हल करे हैं उन्हीं के आधार पर अब आगे की पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। तो आज हमारे पास 3 अक्टूबर का पार्ट सेकंड है जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो आए हैं उन प्रश्नों को हम हल करने की कोशिश करेंगे और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बगैर समय बिताए। सबसे पहले प्रश्न में श्री रामचरितमानस रामायण पर प्रभावशाली कार्य था जिसे इनके द्वारा किया गया था। तुलसीदास जी के द्वारा, कालिदास के द्वारा, रामानंद जी के द्वारा, कबीरदास जी के द्वारा। तो देखिए सभी लोगों को लगभग आंसर पता है। रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सबसे महान रचना मानी जाती है और इस रचना की जो वो है अवधि वो 16वीं शताब्दी में रचना करी गई थी। तुलसीदास जी के द्वारा महत्वपूर्ण रचनाएं हिंदी साहित्य की और इसमें श्री राम के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताया गया है। मतलब इससे पहले रामायण में वाल्मीकि जी के द्वारा रचना की गई थी, उसमें श्री राम जी को सामान्य पुरुष के रूप में दिखाया गया था, पर इस रचना में आदि पुरुष के रूप में दर्शाया गया है। तो कब हुई थी इसकी रचना? 16वीं शताब्दी में श्री रामचरितमानस की रचना श्री तुलसीदास जी के द्वारा हुई थी। अब कुछ और ऐसी रचनाएं जो हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाओं में आती है, महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती है। कौन कौन सी रचनाएं हैं दोस्तों? तो सबसे पहले बात आती है रामायण जी की। किसकी बात आती है दोस्तों? रामायण की। रामायण के बाद में महाभारत। महाभारत के बाद में एक महत्वपूर्ण रचना है पद्मावत। रामचंद्रिका के बाद में गोदान। गबन। गोदान हो गया, गबन हो गया, साकेत। कामायनी। और कोई सी रचना छूट गई? पद्मावत हो गया। चलिए देखते हैं पहले रामायण किसके द्वारा रचित है दोस्तों? वाल्मीकि जी के द्वारा। किसके द्वारा? वाल्मीकि जी के द्वारा। ठीक है, रामायण हिंदू धर्म की सबसे महान रचनाओं में से एक है और सबसे पूजनीय और सबसे मतलब है ना धार्मिक रचना मानी जाती है। रामायण की रचना किसके द्वारा की गई थी? वाल्मीकि जी के द्वारा की गई थी। काफी पुरानी रचना है ये। दूसरे नंबर पर आती है महाभारत। किसके द्वारा रचित है? वेद व्यास जी के द्वारा। पद्मावत मलिक मोहम्मद जयसी के द्वारा। रामचंद्रिका केशव चंद्र। मुंशी प्रेमचंद। साकेत मैथिली शरण गुप्त। कामयानी जयशंकर प्रसाद। ठीक है दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण रचना है। जिस प्रकार रामचरितमानस के बारे में हमने पढ़ा उसी प्रकार ये कुछ रचनाएं जिनसे संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और यकीन मानिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो आपको आने वाले समय में काफ़ी महत्वपूर्ण या काफ़ी किफ़ायती या लाभदायक होंगे। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है शिवराज सिंह चौहान से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको पता ही होगा कि उमा भारती के प्रतिनिधित्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था और उमा भारती के बाद में बाबूलाल गौर, क्योंकि उमा भारती
को इस्तीफा देना पड़ा था कुछ कारणवश। उसके बाद बाबूलाल गौर जी मुख्यमंत्री बने थे, पर वो भी ज़्यादा समय तक अपनी कुर्सी संभाल नहीं पाए और उनके बाद में शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री कुर्सी रास आ गई और करीबन 13 साल तक उन्होंने रूल करा। शिवराज सिंह चौहान के बाद में कमलनाथ ने कुछ समय के लिए 1 साल के आसपास मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि अभी कुछ समय से चुनाव की वजह से, या फिर बोल सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी की तरफ चले गए, इस कारण शिवराज सिंह चौहान वापस मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो हमारा जो आंसर है वो है बाबूलाल गौर। हु वाज द चीफ मिनिस्टर बिफोर शिवराज सिंह चौहान? बाबूलाल गौर, और बाबूलाल गौर से पहले उमा भारती, और उमा भारती जी से पहले दिग्विजय सिंह, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद में कौन बने थे? कमलनाथ। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की, क्योंकि हम देश के प्रधानमंत्रियों के बारे में बात कर चुके हैं, कौन कौन प्रधानमंत्री रहा है भारत का, फिर राष्ट्रपति के बारे में हम बात कर चुके हैं, कौन कौन राष्ट्रपति रहा है भारत का। हालांकि हम कुछ राज्यपाल के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें 5 राज्यपालों के बारे में हमने बात करी थी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें नंबर पर राज्यपाल कौन थे। मुख्यमंत्री का उसी प्रश्न में हमने बात करी थी कि यार पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर के मुख्यमंत्री कौन थे। अगर आपको याद हो तो पहले से 5वें तक आपको याद करने में कोई दिक्कत रहेगी नहीं। अब बात आती है कि उनके बाद में कौन कौन मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के। तो हम नंबर से ही बात करते हैं, नंबर से ही चलते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन कौन रहे और कब कब रहे। अब कब कब रहने में समस्या ये आ जाएगी कि कुछ मुख्यमंत्री ऐसे भी हैं 2 या 3 बार मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, तो सन याद करना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि प्रश्न जब पूछा जाता है तो ये नहीं पूछा जाता कि कौन किस समय मुख्यमंत्री रहा। प्रश्न ये पूछा जाता है दोस्तों कौन किसके पहले था, कौन किसके बाद में था, कौन कौन से नंबर का मुख्यमंत्री था। बस उस हिसाब से हम ऑर्डर में याद कर ले। जैसे हमने प्रधानमंत्री की बात करी थी कि अटल बिहारी वाजपेयी वैसे तो 3 बार रहे थे, पर 2 बार लगातार रहे थे, तो नंबर याद करने की जरूरत पड़ती नहीं, सिर्फ हमें याद करना पड़ता कौन किसके बाद में बना था। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में मुख्यमंत्री कौन बना था और कौन पहले बना था, सॉरी प्रधानमंत्री कौन बना था, तो आसानी से हम याद कर सकते हैं। द सेम थिंग वी आर डूइंग हियर कि हम यहाँ पर मुख्यमंत्री का ऑर्डर में नाम लिख रहे हैं, कौन कौन से नंबर का मुख्यमंत्री था और उनके पहले मुख्यमंत्री कौन थे और उनके बाद में कौन थे। तो सबसे पहले रविशंकर शुक्ल, आपको पता ही ना, शंकर शुक्ल। दूसरे नंबर पर भगवती राव मंडलोई। तीसरे नंबर पे कैलाशनाथ काटजू। फोर्थ नंबर पे दोस्तों गोविंद नारायण सिंह। फोर्थ नंबर पे द्वारकानाथ मिश्र दोस्तों। और फिफ्थ नंबर पे गोविंद नारायण सिंह। अब गोविंद नारायण सिंह के बाद में छठे नंबर पे मुख्यमंत्री कौन थे? नरेश चंद्र सिंह जी। नरेश चंद्र सिंह जी के बाद में श्यामाचरण शुक्ला। प्रकाश चंद्र सेठी अगले मुख्यमंत्री थे। और कैलाश जोशी 9वें नंबर के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पेन प्रॉब्लम दे रहा है, अंगूठा भी प्रॉब्लम दे रहा है दोस्तों। फिर अगला 10वें नंबर पे वीरेंद्र कुमार सकलेचा। सुंदरलाल पटवा 11वें नंबर पे।
अर्जुन सिंह जी 12वें नंबर पे, और 13वें नंबर पे मोतीलाल वोरा। 13वें नंबर पे कौन थे दोस्तों? मोतीलाल वोरा, मोतीलाल वोरा। 14 नंबर पे हमारे दिग्विजय सिंह जी, 15 नंबर पे उमा भारती, 16 नंबर पे दोस्तों बाबूलाल गौर, और 17 नंबर पर शिवराज सिंह चौहान, और 18वें नंबर पर कमलनाथ। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, क्रमांक पूछा जाता है, कौन से नंबर पे कौन से मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों? तो 5 तो मैं आपको बता चुका था। कौन कौन से 5 नंबर? शुरुआत से हमने रविशंकर शुक्ल से स्टार्ट करी थी। रविशंकर शुक्ल, भगवंत राय मंडलोई, भगवंत राय मंडलोई के बाद में कैलाशनाथ काटजू, कैलाशनाथ काटजू के बाद में द्वारकानाथ मिश्र, द्वारकानाथ मिश्र के बाद गोविंद नारायण सिंह जी। ये 5 मुख्यमंत्री की हम बात कर चुके थे। पिछले 5 मुख्यमंत्री आपको याद रहे होंगे। कमलनाथ, कमलनाथ से पहले शिवराज सिंह जी चौहान, शिवराज सिंह चौहान से पहले बाबूलाल गौर, बाबूलाल गौर से पहले उमा भारती, उमा भारती से पहले दिग्विजय सिंह। ठीक है, तो 5 और 5 10 तो आपको आसानी से याद रह जाएंगे। अब बचे कितने? 8, मतलब बीच के आपको याद करने हैं। तो 6ठे नंबर से आपको शुरुआत करनी है। अब 6ठे नंबर पे गोविंद नारायण सिंह जी बाद 6ठे नंबर पे किसका आता है नंबर? देखिए दोस्तों, नरेश चंद्र सिंह जी होंगे। नरेश चंद्र सिंह जी 6ठे नंबर पे है। 6ठे नंबर के बाद में 7वें नंबर पर श्यामाचरण शुक्ला होंगे। ठीक है, श्यामाचरण शुक्ला हो गया। 8वें नंबर पर फिर 2 चंद्र है, प्रकाश चंद्र सेठी और कैलाश चंद्र जोशी। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। 6 से लेकर 9 तक 4 में से 3 चंद्र है, नरेश चंद्र सिंह जी, प्रकाश चंद्र जी, कैलाश चंद्र जोशी जी, और एक जो नाम है वो थोड़ा हटके है, वो आपको याद रहना पड़ेगा, श्यामचरण शुक्ला। तो 9 हो गए। 9 के बाद में जैसे 10वें नंबर पे आएंगे आप, 10वें नंबर पे शायद मोतीलाल वोरा जी होंगे। 10वें नंबर पे मोतीलाल नहीं, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, सॉरी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी 10वें नंबर पे है। 11वें और 12वें नंबर पे आपको आसानी से याद हो जाएगा सुंदरलाल पटवा जी, और 12वें नंबर पे जो अर्जुन सर आपको पढ़ा रहे हैं वही मुख्यमंत्री थे, अर्जुन सिंह जी। तो 12वें नंबर पे आ गए। फिर 13वें नंबर पे मोतीलाल जी वोरा आ गए, और फिर दिग्विजय सिंह जी, उमा भारती, बाबूलाल गौर। तो नॉर्मल है, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे, याद कर लेना है, क्योंकि प्रश्न मुख्यमंत्री से संबंधित ज्यादातर आते हैं। इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं 3रे नंबर के मुख्यमंत्री कौन थे, 4थे नंबर के मुख्यमंत्री कौन है। 2016-17 के पेपरों में आप देखेंगे तो वहां पर भी ऐसे ही कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ भी प्रश्न पत्र में आता है तो वो प्रश्न छूटना नहीं चाहिए अब दोस्तों, क्योंकि 3 चीजें मैं आपको क्लियरली कर चुका हूं, सारी चीजें क्लियर कर चुका हूं। प्रधानमंत्री से संबंधित प्रश्न, राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का तो मैं आपको कार्यकाल भी लिखवा चुका हूं कि भाई कब कब इन्होंने राष्ट्रपति के पद पर रहे थे या प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। मुख्यमंत्री में आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, दैट्स व्हाई आप सिर्फ नाम याद रखिएगा, कार्यकाल नहीं आएगा, पर प्रश्न छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले प्रथम भारतीय कप्तान कौन थे? ठीक है, वो कप्तान का नाम बताना है जो सबसे पहले ओडीआई वर्ल्ड कप जीते थे इनकी कप्तानी में। सुनील गावस्कर, महेंद्र अमरनाथ जी, कपिल देव जी और MS धोनी जी। तो देखिए यहाँ पर 2 ही कप्तान हैं जिनकी कप्तानी में भारत विश्व चैंपियन बना था। पहले हैं कपिल देव और दूसरे MS धोनी। तो पहली बार 1983 में भारत विश्व चैंपियन बना था क्रिकेट का। किसकी कप्तानी में बना था दोस्तों? कपिल देव की। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है सर्वप्रथम भारत कब विश्व चैंपियन बना था? तो 1983 में। हु वाज कैप्टन दैट टाइम? कपिल देव। मैन ऑफ द मैच कौन थे? मैन ऑफ द सीरीज कौन थे? ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर आती है बारी दूसरी बार विश्व चैंपियन हम कब बने थे? 2011 में। एक दिवसीय क्रिकेट में दूसरी बार हम कप्तान बने थे, चैंपियन बने थे, विश्व चैंपियन बने थे। और उस बार कप्तान कौन थे? भारतीय टीम के इस बार महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के कप्तान थे। हालांकि 2020 में हम कब चैंपियन बने? 2007 में भारत 2020 वर्ल्ड कप जीत चुका है। उस समय भी कप्तान कौन थे? MS धोनी थे। अब 2011 और 2007 दोनों में ही मैन ऑफ द सीरीज युवराज सिंह थे जी। ठीक है, कौन थे? युवराज सिंह जी। और 1983 में मैन ऑफ द सीरीज लाला अमरनाथ, या शायद कपिल देव, दोनों में से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक मैन ऑफ द मैच थे और एक मैन ऑफ द सीरीज थे। तो जहां तक ध्यान है मुझे, मैन ऑफ द सीरीज लाला अमरनाथ थे और मैन ऑफ द मैच कोई और होगा। तो ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, आप भी तो लोड लीजिए यार, क्योंकि मैं क्रिकेट का जो प्रशंसक बनाऊं 2000 से बनाऊं,
से 2016 तक मुझे पूरा सब कुछ आता है। उससे पहले के लिए मुझे, मेरा जन्म ही नहीं हुआ था तो मैं कैसे बताऊंगा, मेरा जन्म उससे 5 साल बाद हुआ था, तो हाउ कैन आई नो। तो आप एक काम करिएगा, गूगल मार दीजिएगा, लाला लाजपत राय मुझे लगता है 101% है, पर फिर भी आई कांट टेक रिस्क और यू शुड नॉट टेक रिस्क। अगर इफ आई विल टेक द रिस्क तो इट कैन बी एक्सेप्टेड, क्योंकि मुझे कुछ जान ही रहा है, बट यू शुड नॉट टेक रिस्क बिकॉज आपका एक अटेम्प्ट चला जाएगा दोस्तों। तो आपको सर्च करना है। तो 2011 में, 2007 में विश्व चैंपियन बना था भारत, एक बार 2020 वर्ल्ड कप का, एक बार 50-50 या ओडीआई चैंपियन बना था। 1983 में हम एक दिवसीय मैचों के चैंपियन बने थे कपिल देव जी की कप्तानी में। ठीक है, पहले मैं बता दूं आपको, पहले ओडीआई 60 ओवर के हुआ करते थे, फिर ये हुए 50 ओवर में। पहला विश्व कप हुआ था 1975 में, तीसरा वर्ल्ड कप हमने जीता था। अब एक और प्रश्न आ सकता है, वो कौन कौन से क्रिकेटर हैं जिनको खेल रत्न मिल चुका है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न दिया जाता है खेलों के लिए। किन किन लोगों को मिल चुका है? सबसे पहले सचिन को मिला था, सचिन को भारत रत्न भी मिल चुका है। दूसरे नंबर पर बात आती है विराट की, तीसरे नंबर पे महेंद्र सिंह धोनी। वैसे मिला महेंद्र सिंह धोनी को दूसरे नंबर पर था। और फोर्थ नंबर पे रोहित शर्मा को इसी साल दिया गया है। ठीक है, 2019 से किसको दिया गया है? रोहित शर्मा को। तो राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले 4 क्रिकेटर भारत के, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। वो कौन सा खिलाड़ी है जिसको भारत रत्न दिया गया है? सचिन तेंदुलकर को एकमात्र खिलाड़ी जिनको भारत रत्न दिया गया है। इससे पहले भारत रत्न खिलाड़ियों को या खेल से संबंधित नहीं हुआ करता था। ठीक है, वो कौन सा खिलाड़ी जिसकी कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता है? तो कपिल देव भी है, महेंद्र सिंह धोनी भी है। पहला कपिल देव, दूसरा महेंद्र सिंह धोनी। वो कौन सा कप्तान है जिसकी कप्तानी में 2020 वर्ल्ड कप हमने उठाया है या जीता है? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, वो कौन सा कप्तान है जिसकी कप्तानी में 2020 वर्ल्ड कप, ओडीआई प्लस आईसीसी ट्रॉफी हमने जीती है? महेंद्र सिंह धोनी। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से किस क्रिकेटर ने या भारतीय कप्तान ने संन्यास लिया है? महेंद्र सिंह धोनी। वो कौन कौन से क्रिकेटर हैं जिन्होंने ओडीआई में 10,000 रन पूरे करे हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और कुछ समय पहले विराट कोहली। तो ये 5 खिलाड़ियों का नाम आएगा। हालांकि रोहित शर्मा भी उसी लाइन में है, शायद रोहित शर्मा भी बहुत जल्दी क्रॉस करने वाले हैं दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पे। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के वर्तमान नेता कौन है? अब ये तो प्रश्न आपको करंट नॉलेज पे ही देखना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं बताऊं और कल कोई और निकले। जब ये प्रश्न पूछा तब कौन थे? अजय सिंह जी। ठीक है, अभी कौन है? कमलनाथ जी। पर हो सकता है कि चुनाव में ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है, बीजेपी भी जीत सकती है, कांग्रेस भी जीत सकती है। तो आपको उस समय ही देखकर जाना पड़ेगा कि कौन अपोजिशन का नेता है। जैसे एक मैंने प्रश्न पहले बताया था कि विधानसभा अध्यक्ष कौन है? विधान सभा अध्यक्ष NP प्रजापति बताया था मैंने। जब किसकी सरकार थी? कमलनाथ जी की। तो NP प्रजापति विधानसभा के अध्यक्ष थे। अब मामला उलझ गया है, मामला पलट गया है। तो अब कौन है? जगदीश देवड़ा। हालांकि ये कार्यवाहक है। तो आप पढ़ लीजिएगा प्रश्न में, उस समय जब आप एग्जाम देने जाए, आपकी जो डेट आ जाए एग्जाम की, उस हिसाब से बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी फॉर द आंसर्स। के अगर इस प्रकार के आंसर पूछ लेंगे, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, तो वो उस समय हमें देखना पड़ता है कि कौन है क्या है, क्योंकि वो बदलते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप तैयार रहेगा। ऐसे कभी प्रश्न पूछ लिए जाए तो आप तैयार रहें उन प्रश्नों के लिए। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अपोजिशन के नेता कौन है? कमलनाथ। और जो अपने विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? जगदीश देवड़ा जी। इनसे पहले कौन थे? NP प्रजापति। और इधर कौन थे? अजय सिंह जी। ठीक है, जब चुनाव हुआ तो जो कैंडिडेट था कमलनाथ जी को बना दिया गया कांग्रेस की तरफ से। माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। शायद ही हम बात कर चुके हैं पहले, पर अच्छी बात है कि प्रश्न आ गया, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार जिन प्रश्नों के बारे में हम बात कर चुके हैं, जिन ऑप्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं, उनसे संबंधित जब प्रश्न आता है तो बड़ी मन को शांति मिलती है दोस्तों। योगा करने के बाद में जितनी शांति मिलती है, उतनी ही शांति उन प्रश्नों को देखने के बाद में मिलती है जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक ऐसा लगता है ना यार कि हमारा दिमाग कहीं ना कहीं उन चीज़ों को पकड़ने लग गया है जिन चीज़ों के आधार पर प्रश्न पत्र बनाया गया है। तो यहाँ पर बछेंद्री पाल है,
बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। ठीक है, माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड मैं बातें बता चुका हूं, पर फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले पहुंचने वाले कौन थे। तो भारतीय थे नॉर्गे और सर एडमंड, दोनों ने मिलकर माउंट एवरेस्ट फतेह करा था। तेंजिंग नॉर्वे जो है नेपाल के हैं पर भारतीय मुल्क के हैं, और सर एडमंड न्यूजीलैंड के हैं जिनकी पिछले कुछ समय पहले ही मृत्यु हुई है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है दोनों ने माउंट एवरेस्ट फतेह करा था, और माउंट एवरेस्ट कब फतेह करा था दोस्तों? 1953 में। कब? 1953 में माउंट एवरेस्ट फतेह करा था। माउंट किलिमंजारो हम पढ़ चुके हैं कल। किनके द्वारा फतेह किया गया है? किन्होंने कम समय में चोटी पे चढ़ाई करी है। अब स्पेस की बात करते हैं। स्पेस सबसे पहले कौन गया था दोस्तों? यूरी गागरिन। और चांद पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये 1961 में और ये 1969 में। ठीक है, दोनों ही डेट याद रखिएगा, भूलिएगा मत। 1961 में पहली बार रशिया के स्पुतनिक के थ्रू इंसान को स्पेस में भेजा गया। इट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर द रशिया। बस इसी अचीवमेंट को टक्कर देने के लिए अमेरिका ने भी चांद पर पहला कदम रख दिया और नील आर्मस्ट्रांग पहुंच गए 1969 में। ठीक है दोस्तों, तो भूलिएगा मत। अब माउंट एवरेस्ट से संबंधित एक और प्रश्न बनता है कि माउंट एवरेस्ट पे सबसे ज्यादा बार फतेह करने वाले कौन है, मतलब सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़े? तो अप्पा शेरपा। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को अपना घर बना दिया। जितनी बार ये गए ना माउंट एवरेस्ट में, इतनी बार तो महीने में हम स्कूल नहीं जाते थे, है ना। अप्पा शेरपा कितनी बार? 21 बार। और हो सकता है कोरोना में फुर्सत में बैठे हो, 1-2 बार और घूम आए होंगे। तो अप्पा शेरपा माउंट एवरेस्ट पे कितनी बार चढ़े दोस्तों? 21 बार। और सर एडमंड हेनरी और तेंजिंग नॉर्गे पहली बार चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पे। उसके बाद में स्पेस में पहली बार यूरी गागरिन गए थे और नील आर्मस्ट्रांग गए थे सबसे पहली बार चांद पर। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हम भी सबसे पहली बार पहुंचते हैं छठे प्रश्न पर। और छठा प्रश्न क्या हमारे सामने? भारत की खोज या द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक निम्नलिखित द्वारा लिखी गई थी। अब डिस्कवरी ऑफ इंडिया काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, शायद तीसरी या चौथी बार में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न देख रहा हूं, तो तैयार रहिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने भारत एक खोज के नाम से जवाहरलाल नेहरू ने लिखी, इंग्लिश में थी, तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध बुक पर इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया और जिसका नाम है भारत एक खोज। इन्होंने कब जेल में रहकर ये लिखी थी? शायद 1-1.5 साल का समय लगा था। और इसमें इन्होंने क्या कहा? सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज़ादी तक जो भी भारत की ऐतिहासिक घटना है उनको बड़ी व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से लिखा था। और इसी वजह से श्याम बेनेगल ने इसके ऊपर एक नाटक भी बनाई थी जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से ही पहले DD इंडिया, DD1 और सब पे आ चुकी है। आप भी देखना चाहें तो इसके ना एपिसोड गूगल पे भी डले हुए हैं, सॉरी यूट्यूब पे भी डले हुए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं। मतलब बहुत ही अच्छे से इसका फिल्मांकन किया गया है श्याम बेनेगल के द्वारा। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की खोज नामक किताब पर नाटक किसके द्वारा बनाई गई? तो श्याम बेनेगल के द्वारा। किसके द्वारा? श्याम बेनेगल। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर जो आंसर है, भारत की खोज या डिस्कवरी किसके द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी, जेल में रहते हुए। किस में लिखी थी? मूलतः लिखी गई थी अंग्रेजी में। किस में लिखी गई थी? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारत की एक खोज। अब विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। बहुत कम लोगों को पता है, मैं आपको बता दूं क्योंकि मेरा आधा जीवन तो निकल ही गया था, तब जाकर पता चला कि विजय लक्ष्मी पंडित मोतीलाल नेहरू की बेटी थी और जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं ताकि आपका समय कम से कम बीते। और ये एकमात्र भारतीय या एकमात्र महिला थी जो संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्ष चुनी गई थी, तो उस हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इनके द्वारा लिखी गई थी द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस करके एक बुक लिखी गई थी जो काफ़ी प्रसिद्ध, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, द स्कोप ऑफ
हैप्पीनेस। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने भी लिखी थी बहुत काफ़ी प्रसिद्ध बुक थी जिसका नाम था इंडिया मीन्स फ्रीडम। इंडिया मीन्स फ्रीडम। और राजेंद्र प्रसाद जी के थे इंडिया अनडिवाइडेड। महात्मा गांधी की भी लिखी लेते हैं, पूछा जा सकता है, किस नाम से थी? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी थी। ये भी मतलब कुछ समय के लिए जब अंग्रेजों को गिरफ्तार करा था और छोड़ा था उस समय इन्होंने लिखी थी। ठीक है, उसके बाद में इंडिया अनडिवाइडेड किसकी रचना थी दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद जी की रचना थी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब जो लास्ट बची था इंडियन स्ट्रगल, किसकी रचना थी? इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। एक और लिख लीजिए, द गॉड ऑफ अरुंधति राय की आ सकता है। अब ये लिख रहे थे, एक और लिख लीजिए, मिडनाइट चिल्ड्रन। अच्छी है, बहुत बढ़िया किताब है, सलमान रश्दी की है, 2 बच्चों की कहानी है जो बंटवारे के टाइम पर जन्म हुआ था। एक अरविंद अडिगा की व्हाइट टाइगर अच्छी है, आ सकता है इससे भी, क्योंकि उनको बुकर पुरस्कार मिला था। अरविंद अडिगा। और चेतन भगत की 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। हैरी पॉटर तो पता है जेके रोलिंग की, आपको भारतीय राइटर्स की बात कर रहे हैं तो उनका जिक्र नहीं करे वरना मामला उलझ ही जाएगा। तो जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर लिखी। तो दीज वर सम इंपॉर्टेंट बुक्स रिटन बाय इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। उसके अलावा कुछ नए राइटर्स हैं, भारत के प्रमुख राइटर है, जैसे चेतन भगत का काफ़ी नाम चलता है, अरविंद अडिगा का नाम चलता है, अरुंधति रॉय का नाम चलता है, उसके अलावा सलमान रुश्दी का नाम आपने सुना ही होगा, तस्लीमा नसरीन। तो इनकी कुछ रचनाएं हैं, उनके बारे में हमने जिक्र करा। जवाहरलाल नेहरू की कौन सी बुक थी? भारत एक खोज। हिंद स्वराज के बारे में प्रश्न आपको देखना मिल सकता है, स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम भी आपको देखने को मिल सकता है आने वाले प्रश्न पत्रों में दोस्तों। अब भारत के कौन से राज्य में अमरावती बांध स्थित है? मतलब अमरावती बांध, हम वैसे तो बांध के बारे में जिक्र कर ही चुके हैं, काफ़ी बार हमने डिस्कस कर लिया है, पर फिर भी एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। अमरावती बांध कौन से राज्य में दोस्तों? कौन से राज्य में? कौन से राज्य में? ऑप्शन है हमारे पास तमिलनाडु। ठीक है, वैसे तो अमरावती आपको कंफ्यूज कर सकता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है तेलंगाना, और तेलंगाना की राजधानी है प्रस्तावित अमरावती। अमरावती विजयवाड़ा और गंटूर दोनों शहरों को मिलाकर अमरावती प्रस्तावित की गई है। तो आपको लालच आ सकता है कि अगर अमरावती तेलंगाना की राजधानी है तो हो सकता है अमरावती बांध वहीं पर होगा। ना ना ना, तेलंगाना में बांध है नागार्जुन, जो कृष्णा रिवर में बनाया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा बांध है जो पत्थरों से निर्मित है। तो वो प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, ना कि ये रहेगा। यहाँ पर उत्तर क्या है? यहाँ पर है तमिलनाडु, अमरावती नदी पर ही बनाया गया अमरावती बांध है। हालांकि आप जब इसका गूगल करेंगे या किताबों को सर्च करेंगे तो आपके आधे बाल खिल जाएंगे, तब जाकर आपको ये आंसर मिलेगा। बिकॉज अमरावती बांध इतना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है जितने भारत के दूसरे बांध हैं। ठीक है, अब दूसरे बांध को एक बार फिर जिक्र कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नागार्जुन बांध की। किसकी? नागार्जुन बांध की। फिर नागार्जुन के बाद में
मेट्टूर, फिर अलमाटी, बरगी, बाणसागर, ठीक है। और कुछ पहले तो बांध के नाम याद करने में बड़ी दिक्कत आती है। कोयना बांध, कोयना बांध के बाद में कोयना बांध के बाद में इंद्रावती बांध है, हीराकुंड बांध है, बहुत सारे बांध है यार। हीराकुंड बांध, इडुक्की बांध, उकई बांध, उकई बांध हो गई, इडुक्की बांध हो गया, महानदी बांध हो गया, बरगी हो गया, बाणसागर हो गया। उसके बाद में और कौन से बांध बचे? मेट्टूर हो गया, रिहन हो गया, टिहरी हो गया, बगलिहार और भाखड़ा। बगलिहार, भाखड़ा, और कोई सा बांध बचा क्या है? नागार्जुन हो गया राज्य वाइज। सबसे ऊंचा बांध रह गया टिहरी डैम, इंदिरा सागर, गांधी सागर। बस दोस्तों यार, अब कुछ मेरे दिमाग में आ नहीं रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं उनको बाद में देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध कहाँ पर दोस्तों? कृष्णा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। ठीक है, कौन से राज्य में है ये है कृष्णा नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है, तो कृष्णा नदी पे है, तो तेलंगाना में है ये। ठीक है, मेट्टूर बांध कृष्णा नदी पर ही है ये, पर कृष्णा नदी पे है ये, कृष्णा नदी पर है ये, और ये है कर्नाटका में। ठीक, अलमाटी डैम है कावेरी पे। ये है केरल में होगा शायद ये अलमाटी बांध, के तमिलनाडु में है। अलमाटी बांध तमिलनाडु में होगा दोस्तों। तमिलनाडु। बरगी डैम कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी पर? नर्मदा। बाणसागर कहाँ पर है दोस्तों? बाणसागर है सोन नदी पर। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर। ठीक है, कोयना नदी कहाँ पर है? महाराष्ट्र पर। कोयना नदी पर है। व्हाट द हेल यार, व्हाट द हेल। कोयना नदी पर महाराष्ट्र में। हीराकुंड बांध महानदी पर है
और उड़ीसा में है। कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा में। कौन सी नदी पर? उड़ीसा पे। महानदी पर सबसे बड़ा डैम है उड़ीसा का। उसके बाद में उक्कई बांध कहाँ पर है? इडुक्की बांध पेरियार नदी में, केरला। पेरियार रिवर, ठीक है। उक्कई बांध तापी रिवर पर, और ये गुजरात का बांध है। बगलिहार कहाँ का? बगलिहार 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 झेलम नदी पर है। चेनाब पर है यार रवि। चेनाब और जम्मू एवं कश्मीर। भाखड़ा नागल कहाँ पर है? सतलज नदी पर, और यह है हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब का जॉइंट बांध, ठीक है। टिहरी बांध कहाँ है? टिहरी बांध तो हम उत्तराखंड में भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर, उत्तराखंड में। इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश। और गांधी सागर चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो तमिलनाडु भी आ गया, तेलंगाना भी आ गया, कर्नाटका भी आ गया, केरला भी आ गया, गुजरात भी आ गया, महाराष्ट्र भी आ गया, मध्य प्रदेश भी आ गया, हिमाचल भी आ गया, उत्तराखंड भी आ गया, उड़ीसा भी आ गया। मतलब बड़े बड़े आ गए। सिर्फ आंध्र प्रदेश का नाम नहीं आएगा, क्योंकि तेलंगाना अलग होने के बाद में आंध्र प्रदेश के हाथों से बहुत सारी चीज़ें निकल गई है, तो आंध्र प्रदेश का नाम आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश का रिहंद बांध का हमने जिक्र नहीं करा क्या? रिहंद नदी पर है, और यह है उत्तर प्रदेश की परियोजना। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश की हो गया। जम्मू कश्मीर का अपना हो गया। एक और बात है ना, वहां पर क्या बोलते हैं, उरी बांध जो किस नदी पे बना हुआ है? बना हुआ है झेलम पर, वो भी है जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश भी हो गया, जम्मू एंड कश्मीर भी हो गया। अब दामोदर वैली प्रोजेक्ट, वो है बंगाल में। दामोदर बांध दामोदर नदी पर, पश्चिम बंगाल एवं बिहार भी लिख सकते हैं आप। ठीक, उसके अलावा हो गया लगभग हमारे खासकर जो इंद्रावती बांध कहाँ है दोस्तों? इंद्रावती नदी पर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ का भी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इधर हमने आंध्र प्रदेश ले लिया, तमिलनाडु ले लिया, तेलंगाना ले लिया, केरल ले लिया, दक्षिण के सारे राज्य हो गए हमारे। नॉर्थ में हमने पंजाब भी ले लिया। हरियाणा में कोई खास बांध है नहीं। जम्मू कश्मीर हो गया, नीचे आए तो पंजाब की बात कर ली। गुजरात भी हो गया। राजस्थान में कोई बड़ी नदी है नहीं, तो बांध है नहीं, गंगा सागर है जो यहाँ से आया है। चलिए ठीक है, अब लगभग सारे जो महत्वपूर्ण बांध थे दोस्तों वो हो गए। मुझे नहीं लगता कि कोई सा बांध छूटा होगा। एक राजघाट बांध और छूट गया है, तो राजघाट बांध की भी बात कर ही लेते हैं। राजघाट बांध बेतवा नदी पर है, मध्य प्रदेश में, और ये आपको काफी काम का था। ये ऐसा ना हो कि यही आ जाए। बेतवा नदी पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो प्रमुख बांध है, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर कोई सा प्रश्न आएगा अब आपके एग्जाम में, क्योंकि मैंने दिमाग की सारी जो इंद्रियां हैं उनको तकलीफ दे दी है और सारे नाम याद कर लिए हैं। लोड ले के नाम याद कर लिया। मुझे नहीं लगता कि कोई सा बांध छूटा होगा। अलमाटी हो गया, मेटूर भी हो गया, नागार्जुन भी हो गया, हीराकुंड भी हो गया। मतलब काफी बड़े बड़े बांध हो गए। ठीक है, पत्थरों से बनने वाले बांध भी हो गए, सीमेंट से बनने वाले बांध भी हो गए, सबसे ऊंचा बांध भी हो गया, सबसे लंबा बांध भी हो गया। ठीक है, उसके अलावा सबसे नया दामोदर वैली जो है अपना वो भी हो गया। उसके अलावा
गांधी सागर हो गया, वल्लभ पंत हो गया। ठीक है चलिए, तो अब दोस्तों समय ना बर्बाद करते हुए करीबन हमने कितने बांध कर लिए, 20 एक बांध तो हुई होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हो गए। एक और हो जाता ना तो हमारा मतलब कुल मिलाकर 20 सा पूरा हो जाता है। अब 20 सा में सब कौन सा बांध छूट रहा है यार, कौन सा बांध छूट रहा है? मुझे जहाँ तक ध्यान थे मैं 20 बांध का ही याद करके आया था। एक बांध कौन सा छूट रहा है अब? चलो हो गया कंप्लीट। तवा बांध, तवा नदी पर, मध्य प्रदेश का। चलिए दोस्तों हो गया काम, अपने 20 बांध हो गए, अब कुछ छूट नहीं रहा है। अब मुझे भी शांति मिलेगी, रात में नींद अच्छी आएगी, क्योंकि मैं जो याद करके आया था वो भूला नहीं।